नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है टी बिल्स। चलिए कोर्स की आउटलाइन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट फाइनेंस। इसमें स्टडी करेंगे कि सरकार कैसे पैसा कमाती है और को किन किन जगह पे वो खर्च करती है, वो सारा इसमें कवर होगा। फिर आएंगे टी बिल फंडामेंटल्स। इसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक टी बिल्स के फंडामेंटल्स क्या क्या है, कैसे हम उनको बाय कर सकते हैं, हमें क्या प्रॉफिट होता है, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, वो सारा इसमें कवर होगा। फिर आएगा ऑक्शन डायनेमिक्स। क्योंकि टी बिल्स ऑक्शन के थ्रू परचेज होते हैं तो उसकी डायनेमिक्स क्या क्या है, मींस उसमें कौन से पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हैं, प्लेटफॉर्म कौन कौन सा अवेलेबल है, वो सारा इसमें कवर होगा। फिर आएगा बिडिंग स्ट्रैटेजीज। जब टी बिल्स को बाय करने के लिए हम बिड लगाते हैं तो पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी वेरी करती है। वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं वो सारी इसमें कवर होंगी। फिर आएगा डेट मैनेजमेंट। अब आरबीआई पैसा उठा रहा है सरकार के बिहाफ पे टी बिल्स के थ्रू। अब वो अपना डेट कैसे मैनेज करेगा, कब कब वो रीफाइनेंसिंग करेगा, एक्स्ट्रा बाय करने के लिए वो ग्रीन शू ऑप्शन कब लेगा, बिड कैंसिलेशन कब करेगा, ये सारा डेट मैनेजमेंट में कवर होगा। लास्ट में आ जाएगा बोरिंग प्रोसेस। जो सरकार टी बिल्स के थ्रू पैसा उठा रही है, क्या वो कहीं प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, कहीं पढ़ा हुआ है पहले, या वो अपनी मर्जी से जितना मन करता है पैसा उठा लेती है, ये सारा बोरिंग प्रोसेस में कवर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्चे। सरकारी खर्चों को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल जो खर्चे हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड हैं, बड़े खर्चे हैं, 5-10 साल का प्रोजेक्ट होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, अगर कोई पावर प्लांट लगाने हैं, पानी की पाइपें, सड़कें बनानी है, अस्पताल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं जो सरकारी होंगे, मींस ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड खर्चे हैं जिनको 5-10 साल का लंबा प्रोजेक्ट है, ठीक है, रोजाना खर्चों में नहीं आएंगे। उसके बाद आ जाएंगे रेवेन्यू के खर्चे। रेवेन्यू मतलब ये डेली बेसिस के खर्चे हैं, मंथली बेसिस के। इसमें क्या क्या आ जाएगा, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें जो जाएंगी, पेंशन्स, बिल्स जो सरकार भर रही है, पानी के हर तरह के बिल, इंटरेस्ट, जितना भी बैंक से लोन ले रखा है वो जो पैसे का ब्याज जाता है ये मंथली जाएगा ही जाएगा, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। सब्सिडी जो देनी है वो देनी ही देनी है। मतलब रेवेन्यू के खर्चे हैं ये अवॉइड नहीं किए जा सकते। कैपिटल के खर्चे लॉन्ग टर्म में अभी इमीडिएटली फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा, रेवेन्यू के खर्चों में इमीडिएटली फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है। तो अब ये जो दो तरह के खर्चे हैं इनके लिए सरकार के पास पैसा आएगा कहां से, ऑप्शंस क्या क्या हैं। एक तो आएगा टैक्सेस, जो अपन लोग टैक्स भरते हैं वो। दूसरा बोरो, सरकार भी उधार लेगी। उधार के लिए ऑप्शंस कौन सी हैं सरकार के पास। टेन्योर वाइज देखा जाए तो आ जाता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म बोरोइंग अपन बोलते हैं अगर कोई भी उधार 1 साल से ज्यादा लिया जाए तो वो लॉन्ग टर्म है, वो नॉर्मली कैपिटल के खर्चों के लिए यूज होगा। अब अगर कोई उधार 1 साल से कम है, जो कि ये टॉपिक है आज का, तो उसको अपन शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलेंगे। और वो किस पर्पस के लिए यूज होगा, वो है रेवेन्यू के लिए। तो हमारे जो टी बिल्स हैं ये रेवेन्यू के लिए आएंगे, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है टी बिल फंडामेंटल्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या है, ये शॉर्ट टर्म लोन है, सरकार लेती है जो लोगों से। कितनी टर्म के लिए है ये, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। 3 महीने अगर होगा तो 91 डेज, 182 डेज फॉर 6 मंथ्स, 364 डेज फॉर 12 मंथ्स। बदले में आपको क्या देगी, ट्रेजरी बिल्स, जो कि डिजिटल सिक्योरिटीज हैं। मतलब आपको कोई फिजिकल कॉपी नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ डिजिटल सिक्योरिटी मिलेगी जो कि आपके अकाउंट में रहेगी, जैसे कि शेयर्स रहते हैं। और इसको सरकार को इसको बेचने का मेथड क्या है, ये है ऑक्शन। सरकार बोलियां लगाती है, ठीक है, इनकी टी बिल्स की नीलामी होगी। सारा प्रोसेस अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो नीलामी के जरिए ये टी बिल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सरकार अब डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट करेगी नहीं इसके, ठीक है। उन्होंने आरबीआई को ऑथराइज कर रखा है। आरबीआई के अंदर एक डिपार्टमेंट है पीडीओ, पब्लिक डेट ऑफिस, वो सारा ऑक्शंस को कंडक्ट करवाने का काम, टी बिल्स इशू करने का काम, वो सारा वही देखता है, जो पीडीओ डिपार्टमेंट है आरबीआई का, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि टी बिल्स सरकार इशू क्यों करती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, क्विक पेमेंट्स। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो सरकार को अभी करने पड़ेंगे बट उनके पास पैसा नहीं है इतना, जैसे कि सैलरीज, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें जो सब्सिडी लोगों को देनी है, बिजली पानी के जो बिल्स आ रहे हैं, जो बैंकों का ब्याज है, पेंशन्स हैं,
ये खर्चे ऐसे हैं, इनको करे बिना सर नहीं सकता, ये अभी के अभी करने पड़ेंगे। बट जब सरकार के पास पैसे की कमी है, फिर वो इन खर्चों को पूरा करने के लिए लोगों से पैसा उठाती है। अब एज अ इन्वेस्टर हमें दिमाग में आएगा कि इसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टी बिल्स में इंटरेस्ट कितना है। ये मैं आपको बता दूं, टी बिल्स को लेने का प्रोसेस क्या है कि आप इसको डिस्काउंट पे बाय करते हो और फेस वैल्यू पे इसको सेल करोगे मेच्योरिटी के टाइम। मतलब सपोज एक टी बिल की फेस वैल्यू है जो बाय डिफॉल्ट 100, फेस वैल्यू मतलब जो उसके ऊपर लिखी रहती है, जैसे 10 रुपए के नोट के ऊपर फेस वैल्यू 10 लिखा होता है तो मतलब उसकी फेस वैल्यू 10 है, वैसे ही हर टी बिल के ऊपर फेस वैल्यू उसकी 100 है। ठीक है, जब आप इसको बाय करोगे तो आपको ये अराउंड 96 टू 97 में मिलेगा, और मेच्योरिटी पे जब इसको सेल करोगे तब आपको इसको 100 रुपए पे आपको बेचोगे इसको। जो ये प्रॉफिट आएगा 3 से 4 रुपए पर टी बिल, यही आपका इंटरेस्ट है एक तरह से। सरकार कोई आपको अलग से ब्याज नहीं देगी, बस बाइंग एंड सेलिंग के दौरान फाइनली जो आपको कैलकुलेशन होगा, जो बैलेंस आएगा, वही आपका इंटरेस्ट है एक तरीके से। ठीक है, इसीलिए इनको अपन जीरो कूपन सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है जिसमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, वो रेगुलर कूपन सिक्योरिटीज में आते हैं, उसमें 5% का कूपन होगा, 7% का, ऐसा इस तरीके से रहता है। बट टी बिल्स के केस में ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज है, मतलब आपको इसमें इंटरेस्ट कोई नहीं मिलेगा, आपको प्रॉफिट जरूर होगा। आप डिस्काउंट पे बाय करोगे, मेच्योरिटी पे फेस वैल्यू पे सेल करोगे, वही डिफरेंस जो है आपका प्रॉफिट है। इसीलिए इसमें एक टर्म यूज होता है यील्ड टू मेच्योरिटी, इन्वेस्टर्स के फायदे वाला टर्म है YTM। ये क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज फॉर 1 ईयर इन्वेस्टमेंट, दैट इज 365 डेज। देखो टी बिल्स की कैटेगरी 3 है ना, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। बट YTM बाय डिफॉल्ट ये 365 डेज के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको फॉर्मूले में नहीं जाना, मैं आपको एक सिंपल मेथड बताऊंगा इसको कैलकुलेट करने का। ठीक है, आप सिर्फ YTM का इंट्रिंसिक मतलब समझ लो क्या होता है। 5% YTM का मतलब है 5% ऑफ प्रॉफिट फॉर 365 डेज। मान लो अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करा तो आपको 5 रुपये प्रॉफिट होगा। ठीक है, बट कब? अगर 365 दिन इन्वेस्ट करके रखते हो तो। ठीक है, ये YTM का इंटरेस्टिंग मतलब आप ध्यान रख लो। और एक 7th 8th में का बेसिक फॉर्मूला है, 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है प्रॉफिट परसेंटेज का। वो किसके इक्वल है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सपोज अगर आपने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी है, आपको उसमें 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 इक्वल्स टू 10%। ये दो चीजें आप याद कर लो, आपको ऊपर YTM का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपका YTM निकल आएगा। ठीक है, मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल्स दूंगा। सपोज 91 डेज का ट्रेजरी बिल है, आपने 98.75 में बाय करा, 100 में सेल करोगे मैच्योरिटी पे जो उसका फेस वैल्यू है, प्रॉफिट कितना होगा? 1.25। ये 1.25 91 डेज में हुआ। आप सिंपल मैथमेटिक्स से 365 डेज में प्रॉफिट निकाल लोगे 5.01। हालांकि देखो आपको 365 डेज के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करा नहीं है, बट फॉर द YTM कैलकुलेशन पर्पस आपको 365 डेज यूज करने हैं। ठीक है, 365 डेज में प्रॉफिट आ जाएगा 5.01, सिंपल मैथमेटिक्स है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? 5.01 डिवाइडेड बाय 98.75 इंटू 100, सिंपल मैथमेटिक्स जो आपको बताया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज 182 डेज का टी बिल है, 96.5 पे बाय करा, सेल करोगे 100 पे, 3.50 प्रॉफिट आएगा 182 डेज में। वहां से आप 365 डेज में निकाल लोगे, 7.02 प्रॉफिट आ गया। इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, दैट इज 96.50 इंटू 100 इक्वल्स टू 7.27%। इस तरीके से आप YTM कैलकुलेट करोगे। ठीक है, एक और इसमें टर्म यूज होती है, दैट इज प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी क्या है? सपोज अगर आपको YTM गिवन है और आपने निकालना है कि प्राइस कितना है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो ये प्राइस डिस्कवरी यूज होगा। इसके लिए भी ये फॉर्मूला है, अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगा प्राइस डिस्कवरी कैलकुलेट करने का, सिर्फ आपको कुछ बेसिक्स ध्यान में रखने हैं। सपोज 5% प्रॉफिट है, उसका मतलब क्या होता है कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 105% ऑफ कॉस्ट प्राइस। मतलब 100 की चीज 105 में बेचोगे तो 5 रुपए प्रॉफिट, सिंपल फंडा। ठीक है, सिमिलरली लॉस में भी है, अगर 5% लॉस है तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 95% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को बेस माना जाता है इसमें। ठीक है, अब आपने बेचना कितने पे है? फेस वैल्यू पे, मेच्योरिटी पे ऑलरेडी, दैट इज बाय डिफॉल्ट ₹100।
निकालना हमने क्या, प्राइस, गिवन क्या रहेगा, YTM। चलो आगे देखते हैं ये निकलेगा कैसे। सपोज 182 डेज के लिए टी बिल है कोई, YTM गिवन है 7.1%। YTM होता क्या है, 365 डेज के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। 365 के अकॉर्डिंग 7.1 है तो 182 डेज के अकॉर्डिंग 3.454 आएगी। सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। जब प्रॉफिट निकल आया तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 103.54% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 100 है, सिंपल, और यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, 91 डेज का टी बिल है, 6.75% YTM है, ये 365 डेज का है, आप 91 डेज का निकाल लोगे, वो आएगा 1.68%। सिंपल फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 101.68% ऑफ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 100 है, वहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे, वो निकल जाएगा 98.35। ये दो मेन टर्म्स थी, YTM और प्राइस डिस्कवरी, जो मेनली यूज होती हैं। जब आप बिडिंग लगाओगे कल को तो आपको इन दोनों टर्म्स का बहुत बार यूज आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ऑक्शन डायनामिक्स, बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस। अब देखते हैं कि अपन लोग टी बिल कैसे खरीद सकते हैं। सबसे पहले सरकार RBI के थ्रू ऑक्शंस कंडक्ट करेगी, नॉर्मली वो वेडनेसडे को होती हैं। सब इन तरह के इन्वेस्टर्स का कोटा पहले से डिफाइन करा जा चुका है, इन रिटेलर्स का कितना है, इंस्टीट्यूशंस का कितना है, ठीक है। सारे तरह के इन्वेस्टर्स उन ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद RBI रिजल्ट डिक्लेयर करता है जिसमें कि यील्ड मेंशन करी रहती है नॉर्मली, ठीक है। अब जो बिडिंग प्लेटफॉर्म है रिटेलर्स के पास, वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। एक तो होता है प्राइमरी मार्केट एक्सेस, एक है सेकेंडरी। दोस्तों देखो क्या है, ऐसा नहीं है कि अगर बिडिंग में किसी रिटेलर को कोई टी बिल अगर उसने खरीद लिया तो उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखना है, वो सेकेंडरी मार्केट में उसको पहले भी बेच सकता है, ठीक है। तो प्राइमरी में क्या होगा, RBI एक तो ऑप्शन देगा उसको रिटेल डायरेक्ट की, ये उसका खुद का प्लेटफॉर्म है, और सेकेंड प्राइवेट ब्रोकर्स देते हैं। और सिमिलरली सेकेंडरी में क्या है, RBI एक प्लेटफॉर्म देता है NDSOM पोर्टल का, और बाकी प्राइवेट ब्रोकर्स देते हैं जैसे कि जीरोधा और अपस्टॉक्स हैं। RBI की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा एक RBI रिटेल डायरेक्ट अकाउंट है, ये आपको ओपन करना पड़ेगा अगर आप बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हो, यानी कि प्राइमरी मार्केट में। और अगर आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, बाय सेल करते हो, तो आपको NDSOM ये खोलना पड़ेगा अकाउंट, ये भी RBI का ही है। और जो प्राइवेट ब्रोकर हैं जैसे जीरोधा है, वो भी आपको बिडिंग का ऑप्शन देते हैं, ठीक है। ये आप ये जीरोधा का चार्ट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर आप बिड प्लेस कर सकते हो टी बिल की। देखिए 182, 91, 364 का ये इसमें यील्ड दिया रहा है, ये पुराना होगा कोई, क्योंकि जो यील्ड पे आपको टी बिल मिलेगा वो रिजल्ट पे डिक्लेयर होगा, ये टेंटेटिव है, पुराना, ठीक है। और सिमिलरली अगर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करना है तो भी ब्रोकर है, ये जीरोधा का ही चार्ट है, ठीक है। आप सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। देखिए करंट प्राइस है, ये करंट प्राइस पे होगा, 98.51 चल रहा है, इस पे आप बाय कर सकते हो। मिनिमम आपको 100 टी बिल्स परचेज करने पड़ेंगे। अगर आपने मेच्योरिटी से पहले सेलिंग करनी है वो भी सेकेंडरी में ही होगी, और वो भी करंट प्राइस पे ही होगी, ठीक है। मेच्योरिटी पे फेस वैल्यू पे होगी, मेच्योरिटी से पहले वो करंट प्राइस पे ही होगी, वो भी आप कर सकते हो कभी भी। अब जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास प्लेटफॉर्म कौन सा है, उनको भी RBI प्लेटफॉर्म देता है ई-कुबेर का, बट प्रोवाइडेड उनका SGL अकाउंट RBI के पास होना चाहिए। SGL होता है सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट, ये उनको खुलवाना पड़ेगा RBI के पास, तभी वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे थ्रू ई-कुबेर प्लेटफॉर्म। बट अगर उनके पास SGL अकाउंट नहीं है, RBI बोलता है आप मुझे डायरेक्ट मत आइए मेरे पास, आप ऐसे इंस्टीट्यूशन के पास जाओ जिनका ऑलरेडी मेरे पास SGL अकाउंट है, वहां पे जाके आप CSGL अकाउंट ओपन करो, जिसको अपन बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट। और जब आप वो ओपन कर लोगे तब आप वहां पे उनके थ्रू ट्रेड कर सकते हो टी बिल्स में, ठीक है। अब वो जो इंस्टीट्यूशन है वो आपका एज अ कस्टोडियन एक्ट करेगा। एग्जाम्पल LIC का अपन लेते हैं, LIC का SGL अकाउंट नहीं है, ठीक है। LIC ने अगर टी बिल्स में बाइंग करनी है तो वो SBI के थ्रू कर सकता है। वो क्या करेगा, बिकॉज SBI SGL होल्डर है, वो SBI को अप्रोच करेगा, SBI के पास जाके CSGL अकाउंट खुलवाएगा। अब उस अकाउंट के थ्रू वो SBI को इंस्ट्रक्शंस देगा कि वो टी बिल बाय करें, तो RBI अब SBI जाएगा RBI के पास, LIC के बिहाफ पे वो बाइंग करेगा। और ये सारे इंस्टीट्यूशंस यानी कि SBI, LIC, RBI, ये सारी अपने रिकॉर्ड में ये एंट्री कर लेंगे। अब फाइनली वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा कि LIC ने सिक्योरिटीज बाई करी हैं थ्रू SBI, ये सारी जगह पे ये एंट्री हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं बिडिंग स्ट्रैटेजीज।
बिडिंग स्ट्रैटेजीज में देखिए इंस्टीट्यूशंस और रिटेलर्स के पास कौन सी ऑप्शंस हैं। इंस्टीट्यूशंस हमेशा कॉम्पिटिटिव बिडिंग करते हैं जो फर्दर टू टाइप्स की है, यूनिफॉर्म एंड मल्टीपल। यूनिफॉर्म को हम डच मेथड भी बोलते हैं, मल्टीपल को फ्रेंच मेथड भी। रिटेलर्स के पास हमेशा नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग मेथड है। इसके अंदर क्या होता है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट कोट कर सकते हैं, यानी कि वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, सिर्फ वो यही बताएंगे। बट जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, और ये यील्ड भी बताएंगे कि कितने % पे ये बाय करना चाहते हैं। मतलब ये दो चीजें मेंशन करते हैं। चलिए मैं आपको आगे के एग्जांपल से बताता हूं। यूनिफॉर्म मेथड में देखिए क्या है, यानी कि डच मेथड। सरकार ने सपोज ऑक्शन अनाउंस करा कि हमें 1,000 करोड़ रेज करना है। सारे बिडर्स ने बिड सबमिट करी। गवर्नमेंट ने उसके बाद बिड्स को इवैल्यूएट करा, यानी कि वो सबसे लोएस्ट से शुरू करेंगे। लोएस्ट कितना है, 6.75, ठीक है, वहां से शुरू करेंगे। 300 करोड़ उसको गया, उसके बाद 6.80, 400 करोड़ उसको गया, बचा फर्दर 300 करोड़, क्योंकि 4, 3, 7 ये हो गया, और 1,000 करोड़ उसने टोटल चाहिए था, बचा 300 करोड़। 300 करोड़ आया सी के पास जो कि 6.85। अब ये जो 6.85 है ना, ये इसको बोलेंगे अपन कट ऑफ यील्ड। यूनिफॉर्म मेथड में क्या होगा कि ये कट ऑफ यील्ड पे ये तीनों बिडर्स को अलॉटमेंट हो जाएगा। जैसे ए है, ए को 300 करोड़ मिलेगा 6.75 पे नहीं, 6.85 पे, जो कि कट ऑफ है। सिमिलरली बी है, बी से वो 400 करोड़ उठाएगी 6.85 से। सी है, सी से वो 300 रह गया ना, क्योंकि 400 प्लस 300 तो कवर हो गया, बचा 300। सी से वो 300 करोड़ उठाएगी 6.85 पे। इस तरीके से दोस्तों सारे बिडर्स को बिड उनको एलोकेशन हो गया। डी था, डी तक तो पहुंचा ही नहीं, क्योंकि उसको सिर्फ 1,000 करोड़ रेज करना था, तो सारा काम खत्म हो गया। मतलब यूनिफॉर्म मेथड में क्या है, जो कट ऑफ यील्ड है उस पे सारे बिडर्स को मिलेगी, इंक्लूडिंग रिटेलर्स ऑल्सो, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो फ्रेंच मेथड है, दैट इज मल्टीपल। उसमें क्या होगा, सरकार ने सपोज 1,000 करोड़ रेज करना है, सारे बिडर्स ने बिड लगा दी, गवर्नमेंट ने इवैल्यूएट करी, ठीक है। सबसे लोएस्ट उठाएंगे 6.75, 300 करोड़ वो गवर्नमेंट लेगी ए से 6.75 के हिसाब से। उसके बाद बी से लेगी 6.80, बी की बारी आ गई ना, उससे 6.75 से ऊपर 6.80 है। बी से वो 400 करोड़ लेगी, कितना हो गया, 400 प्लस 300 700, बचा कितना, 300। 300 वो लेगी, उसके बाद नेक्स्ट से वो नंबर कितना 6.85 का सी बिडर जो है 300 करोड़ उससे लेगी, यानी कि उसकी पार्शियल अलॉटमेंट हुई है उसको, ठीक है। इस तरीके से हर एक बिडर को उसकी बिड पे उससे एलोकेशन हुआ है, ठीक है। कट ऑफ यील्ड वही रहेगा 6.85 ही, यानी कि जो लास्ट कट ऑफ आई है। जैसे दोस्तों अपन लोग एग्जाम्स में देखते हैं कि कट ऑफ मींस जो लास्ट सीट फिल हुई है वो कितने % पे हुई है। कट ऑफ इस केस में 6.85 है, यानी कि जो रिटेलर को अलॉटमेंट होगा वो हमेशा कट ऑफ यील्ड पे होता है, दैट इज 6.85, ठीक है। अब रिटेलर्स के केस में देखते हैं ये क्या करेंगे, ठीक है। ये पहले तो इंस्टीट्यूशंस हो गया, ये नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट कोट करेंगे, ये यील्ड कोट नहीं करेंगे। और दोस्तों एक चीज बताऊं, इन्वेस्टमेंट इनको मिनिमम 10,000 से करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। टी बिल्स की फेस वैल्यू पर कितनी है, 100 रुपीज, इनको मिनिमम 10,000 उसमें लगाना ही पड़ेगा। ये इंटरेस्ट रेट ये कोट नहीं करेंगे, यील्ड कोट नहीं करेंगे, इनको जो अलॉटमेंट होगा कट ऑफ पे होगा, जो कि इंस्टीट्यूशंस ने कोट कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब इन्होंने बिड लगाई तो इनको पूरे का पूरा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, 10,000 देना पड़ेगा फॉर एग्जांपल। और जब अब सपोज अलॉटमेंट हुआ 98 रुपीज पे, जो बैलेंस आएगा वो इनको अलॉटमेंट के टाइम रिफंड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल 100 फेस वैल्यू है, जब बिडिंग के टाइम इनको 100 के हिसाब से पैसा सरकार को देना पड़ेगा। एक दिन के बाद फॉर एग्जांपल रिजल्ट आउट होता है, अलॉटमेंट होता है, तो 98 पे फॉर एग्जांपल अलॉट हुआ, तो जो 2 रुपीज है वो इमीडिएटली इनको रिफंड आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डेट मैनेजमेंट। डेट मैनेजमेंट के अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं, कैंसिलेशन ऑफ बिडिंग, ग्रीन शू ऑप्शन एंड डेट रोल ओवर। कैंसिलेशन ऑफ बिडिंग में क्या दोस्तों, कभी कभार आरबीआई को लगता है कि घाटे का सौदा हो रहा है, कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो बिड कोट कर रहे हैं वो उनके तो फायदे के लिए है, बट सरकार को बहुत घाटा है, तो उस केस में आरबीआई ऑक्शन को कैंसिल भी कर सकता है। जैसे कि लेटेस्ट फरवरी 2025 में हुआ है कि आरबीआई ने ऑक्शन को कैंसिल करा था, ठीक है। ये उसका न्यूज़ था, आरबीआई रिजेक्ट्स ऑल बिड्स।
तो ये दोस्तों कैंसलेशन आरबीआई के पास एक प्रोविजन है। ये नहीं है कि अगर आपने मान लो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करा है तो सरकार को वो पैसा लेना ही पड़ेगा अब आपसे। अगर आप अनरीजनेबल यील्ड कोट कर रहे हो तो सरकार उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आती है ग्रीन शू ऑप्शन की। कई बार दोस्तों सरकार को बड़ा फायदे का सौदा लगता है कि जो डिमांड आई है टी बिल्स की वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि सरकार लोगों से अब पैसा उठा सकती है बड़े कम रेट पे भी। तो वो उसके लिए एक सेपरेट ऑक्शन ऑर्गेनाइज नहीं करवाती, वो क्या करती है सेम ऑक्शन में ही ज़्यादा अमाउंट रेज करवा लेती है। ठीक है, जैसे कि ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। ये गवर्नमेंट का बोरिंग प्लान है। इसमें अब हाईलाइटेड कंटेंट देखिए। सरकार के पास राइट है, जैसे इसमें उन्होंने मेंशन करा है कि वो एडिशनल 2000 करोड़ रुपया भी लोगों से ले सकती है बाय ग्रीन शू ऑप्शन। ठीक है, इसके लिए वो सेपरेट ऑप्शन कंडक्ट नहीं करवाएगी। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन आती है डेट रोल ओवर। कई बार दोस्तों सरकार के पास क्या होता है कि जब टी बिल्स का पेमेंट करना हो मेच्योरिटी पे, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो तो उनके पास पैसे की कमी आ जाए फॉर एग्जांपल, तो वो पुरानी टी बिल्स की पेमेंट करने के लिए वो नए टी बिल्स भी इशू कर सकती है। ठीक है, जिसको अपन डेट रोल ओवर या रीफाइनेंसिंग भी बोलते हैं। सिमिलर सिचुएशन हमें कोविड के टाइम देखी गई थी। सरकार के पास टी बिल्स के पैसे चुकाने का पैसा नहीं था तो उसने पुरानी पेमेंट्स करने के लिए नए टी बिल्स इशू करे थे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं बोरोइंग प्रोसेस। बोरोइंग प्रोसेस में क्या है कि जो सरकार लोगों से पैसा उठा रही है क्या वो कहीं पे प्रॉपर लिखती रूप में है या सरकार का जितना मन करे वो उठा सकती है, ये अपन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शंस हैं: फाइनेंशियल बजट, बोरोइंग प्लान, ऑक्शन कैलेंडर एंड ऑक्शन रिजल्ट्स। देखिए फाइनेंशियल बजट में क्या है, जब भी सरकार को फाइनेंशियल बजट नॉर्मली फरवरी में आता है, उसमें सरकार ये बताती है कि उसको कितना पैसा रेज करना है। देखिए फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट है कि जितनी सरकार को कमाई है और जितना उसमें खर्च होने वाला है उसमें जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और वो जो डिफरेंस है वो सरकार पूरा करती है लोगों से पैसा रेस करके। ठीक है, देखिए ये सारे बजट से मैंने डॉक्यूमेंट्स उठाए हैं। 2024-25 का बजट है, उसमें देखिए सरकार ने मेंशन कर रखा है 14 डे ट्रेजरी बिल। नॉर्मली अपन यूज नहीं करते, हमने 91 डे, 182, 364 यही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये इनके थ्रू सरकार कितना पैसा रेज करेगी वो अपने फाइनेंशियल बजट में ये मेंशन करेगी। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली उठा रही है। उसके बाद बोरिंग प्लान जो कि आरबीआई या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज करेंगे। पहले बजट आ गया, देन बोरिंग प्लान आएगा। बोरिंग प्लान में ये सरकार बताएगी, आरबीआई या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कि वो फर्स्ट हाफ में सेकंड हाफ में वो कितना पैसा रेज करने वाले हैं। जैसे ये सेकंड हाफ का बोरिंग प्लान आया, इसमें वो बताएंगे कि कौन कौन से टी बिल से वो कितना पैसा रेज करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट हाफ का बोरिंग प्लान है 24-25 का, इसमें सारी डिटेल दी जाएगी। ठीक है, फिर इनके बिहाफ पे जो आरबीआई है वो क्या करता है, ऑक्शन कैलेंडर निकालेगा। ठीक है, ये 27 मार्च को ऑक्शन कैलेंडर आरबीआई के थ्रू निकाला गया था, जिसमें वो प्रॉपर डेट्स बताता है और मैच्योरिटी पीरियड बताता है, सारी कंप्लीट डिटेल वो देगा इसमें कि जो जो पैसा लोगों से रेस करने वाला है। ये क्वार्टरली बेसिस पे देखिए ये नोटिफिकेशन आता है। जो ऑक्शन कैलेंडर है ये 3-3 महीने के बाद आएगा। ठीक है, मतलब जब भी ऑक्शन होनी है ना, आपको क्वार्टर शुरू होने से 3-4 दिन पहले ये पता लग जाता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए ये भी एक ऑक्शन कैलेंडर है, बड़ी आरबीआई ने नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने निकाला है। मतलब ऑक्शन कैलेंडर कोई भी निकाल सकता है, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री इटसेल्फ या आरबीआई भी। ये क्वार्टरली निकलेगा, इसमें आपको कंप्लीट डिटेल होगा कि आपको कौन सी मेच्योरिटी पे कितने टी बिल्स कब इशू होने वाले हैं। ठीक है, ये आपके पास ऑक्शन कैलेंडर आ गया। जब उसके बाद देन फाइनली आरबीआई निकालेगा ऑक्शन का रिजल्ट। उस रिजल्ट में मेच्योरिटी वाइज यील्ड कोट की जाएगी। जैसे 91 डे है, ये सरकार ने पैसा उठाया 6.50 YTM पे, 182 डेज YTM इतने पे उठाया है, कितने कितने करोड़ रुपए उठाया, ये सारा मेंशन ये रिजल्ट्स पे आएगा। ठीक है, ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि सरकार रैंडमली पैसा उठाती है, बड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। सबसे पहले बजट आएगा, देन बोरिंग प्लान आएगा, उसके बाद आरबीआई ऑक्शन कैलेंडर निकालेगा, फिर आरबीआई रिजल्ट्स निकालेगा। ठीक है, इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप काम चलेगा। देन दोस्तों लास्ट में हम देखते हैं की फीचर्स, जो टी बिल्स के की फीचर्स हैं। सबसे पहला सिक्योरिटी, क्योंकि अब इंडिया की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही लोगों से पैसा रेज कर रही है, तो ये बहुत सिक्योर है, सरकार को तो कुछ नहीं होने वाला, यानी कि ये बड़ी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। सेकंड, नो टीडीएस। दोस्तों इस पे जो आपको प्रॉफिट होता है उस पे टीडीएस नहीं कटेगा आपका।
हाई लिक्विडिटी। मान लीजिए आज आपने ये टी बिल परचेज करा, आपको कल को इसको मेच्योरिटी तक नहीं होल्ड करके रखना, तो आप इसको इजीली बेच सकते हो सेकेंडरी मार्केट में। ये हाईली लिक्विड है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग होगी। सिमिलरली अगर आपको प्राइमरी मार्केट में बिडिंग के टाइम सपोज टी बिल नहीं मिल पाया, आप सेकेंडरी मार्केट में ले सकते हो, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। एसएलआर मेंटेनेंस, बैंक्स टी बिल्स को यूज करते हैं अपना एसएलआर मेंटेन करने के लिए। दोस्तों आपको ये पता ही होगा, एसएलआर में बैंक को कुछ एसएलआर अपने पास मेंटेन करके रखना होता है, नॉर्मली 18% होता है। यानी कि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, बैंकों के पास जितना भी डिपॉजिट आता है, फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ आया, 1000 करोड़ का वो बैंक को प्रॉफिट कैसे होगा, वो लोन में देगी, लोगों को लोन बांटेगी। तो आरबीआई कहता है आपको एज अ एसएलआर कुछ मात्रा में पैसा रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश या सिक्योरिटीज। तो जो बैंक्स हैं वो टी बिल्स बाय करके भी अपना एसएलआर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट, लो बट एश्योर्ड रिटर्न्स। दोस्तों एक डिसएडवांटेज टी बिल्स के केस में रहता है, वो है कि इसके रिटर्न्स थोड़े से लो हैं, ठीक है, बट एश्योर्ड रिटर्न्स है, क्योंकि ये सरकार, इंडिया की सरकार पैसा उठाती है, तो आपका पैसा डूबने वाला नहीं है, आपको पैसा जरूर मिलेगा। ये थे दोस्तों टी बिल्स के की फीचर्स। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।